नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी भाई बहन, हर गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे की। ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है और आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में यानी आपके जो एग्जाम में आना 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आना है, जिसमें से 10 प्रश्न आपके शिक्षण पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। तो पूरा कैलकुलेशन है, मॉडल पेपर की तरह आपका यह प्रैक्टिस सेट है और इसी प्रकार से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी कैटेगरी से पूछे जाएंगे। दोस्तों आपने इसके पिछले आपके ने आप पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड, तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 प्रश्नों को तैयार हो जाइए दोस्तों, 30 मिनट की यह क्लास रहेगी। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे, हर प्रश्न का यहाँ पे व्याख्या करेंगे, डिटेल के साथ जानेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आप बोलेंगे सर एमपीटीटी में तो मध्य प्रदेश में, तो भैया दिल भारत का दिल है, तो भारत के दिल में समुद्री सीमा है ही नहीं, क्योंकि भारत देश में सभी तटीय इलाके जो समुद्री इलाका है वो आपके बाहरी इलाका है, क्योंकि 3 तरफ से हमारा समुद्र घिरा हुआ है और एक स्थल से हमारा जो भारत देश है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। दोस्तों भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आप लोग देखें गोवा तटीय क्षेत्र है, इसमें भी जितने भी तटीय क्षेत्र होंगे सभी आपके समुद्री सीमा होगी। तो गोवा तटीय क्षेत्र है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, तो ये तीनों जो है आपके समुद्री तटीय सीमा हैं। लेकिन अगर बात करेंगे राजस्थान की, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आपके तीनों राज्यों का पंजाब में तो है बॉर्डर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी समुद्री सीमा नहीं है। तो इन जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इन पर आपके समुद्री सीमा नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। दोस्तों राजस्थान एक क्या है? एक स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है। स्थलबद्ध मतलब सभी लोग समझ रहे हैं, जमीनी राज्य, ठीक है। तो इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये पश्चिमी समुद्री तट पर प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं। जी हाँ, ये बंदरगाह राज्य हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग डिटेल के साथ जानेंगे, हर प्रश्न की व्याख्या होगी। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी कि कोई भी नदी है, उस नदी की प्रदूषण अगर हमें माप करना हो तो किसके द्वारा किया जाता है? STF, ATP, BOD या WPPL, ठीक है, WPL के द्वारा। इनका पूरा डिटेल से जानेंगे, पूरा नाम जानेंगे। तो किसी नदी का प्रदूषण की स्तर माप की जाती है आपके BOD द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। BOD है क्या? है BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इसका पूरा नाम BOD का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा किसी नदी की क्या है प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वायरस संक्रमण होने वाला रोग, यानी वायरस संक्रमण, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा संक्रमण से होने वाला रोग जो वायरस के रूप में हो। तो वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग होता है वह कॉलरा है, टाइफाइड है, जुखाम है या मलेरिया है। सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब क्लास है, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दिल से प्रश्न हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो होता है वह जुखाम है। सर्दी जुखाम जो होता है दोस्तों, यह वायरस, ठीक है, यह वायरस संक्रमण से फैलने वाला रोग है जुखाम, ठीक है दोस्तों। जबकि टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया ये जल जनित रोग है, यानी जल के द्वारा, जल से फैलने वाले ये रोग हैं, टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया, ठीक है। जुखाम जो है ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है और इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव यानी नाक बहना, ज्वर आना ये आमतौर पर है, ठीक है। और सप्ताह में हो भी जाता है। और इसका मुख्य जो है विषाणु कौन सा होता है? राइनो वायरस होता है, ठीक है। जुखाम का जो वायरस होता है मुख्य, वह होता है आपका विषाणु राइनो वायरस। देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है, प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? दोस्तों भारत देश की बात कर रहे हैं, हमारे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सभी प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी की बुक से पूरा निचोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है और यहीं से प्रश्न आने हैं और यहीं से प्रश्न पूछा भी गया है। वर्ग 1, 2 की बात करेंगे, इससे लेवल थोड़ा हाई थे और इन्हीं से भी प्रश्न आया था। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह कौन सा होता है? तो सभी लोग जानते हैं वृष्टि, ठीक है। वृष्टि जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है।
तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जो है कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो वृष्टि है, क्योंकि भारत जो है उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। ठीक है, हमारी जो जलवायु यहाँ पे तो आप लोग समझ सकते हैं उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध, उष्ण भी है और आपका समशीतोष्ण भी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। मध्य मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि 50 से प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपके इन्वायरमेंट की होने वाली है, क्योंकि टारगेट भैया सिलेक्शन है, सर्वोपरि सिलेक्शन है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है दोस्तों? तो वह आपकी सबसे ठंडी परत मध्य मंडल होती है। रीजन हम बताएंगे क्यों होती सबसे ठंडी परत मध्य मंडल। दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल होती है क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है। ठीक है, मध्य मंडल तक क्या है, तापमान गिरता है, तथा मध्य मंडल के बाद जो वायुमंडल का तापमान है बढ़ने लगता है, और मध्य मंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर क्या है 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, इतना गिर कर यानी -1000 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे ठंडी परत तो आपका कौन सा होता है, वह वायुमंडल में मध्य मंडल होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? पहचानना है। ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बात किया था दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था CO2 जो होता है, CO2 हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया, CH4 हो गया आपका, ठीक है, मेथेन हो गया। तो ये सारी दोनों गैस होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, और प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है मेथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो है प्रमुख ग्रीन गैसें हैं जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अपना जो गर्मी में देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्म तापमान हाई होता है, उसका यही कारण है CO2 की वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? लाजवाब प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। 1982, 73, 92, 96। आप लोगों को पता हो तो आप लोग भी स्कोर के द्वारा कमेंट के द्वारा बता सकते हैं आपका 30 में से कितना स्कोर आप क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में, इस प्रैक्टिस सेट में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? सभी लोग जानते हैं 1973 की बात करेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है आपके 1973 में शुरू हुई थी। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी उत्तराखंड से की गई। तो भैया जो आपका, ठीक है, बाघों की घटती संख्या को जो आपका, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, तो टाइगर जो प्रोजेक्ट है 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत की गई थी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपके उत्तराखंड में है, ये भी प्रश्न आ जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मीडियम यामनोत्तर पर खींची है? तो पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मीडियम यामनोत्तर पर खींची हुई है? तो उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। नोट कर लेंगे सभी लोग, जी हाँ सभी लोग नोट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, अपना नोट्स PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ते रहें। तो दोस्तों पृथ्वी तल पर 1800 मीडियन यामनोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखा और उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, दो नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इस रेखा से पृथ्वी के पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा भी गया है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गल्फ ऑफ जो मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है वह आपके कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जी हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और यह आपके तमिलनाडु राज्य में है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है।
गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है, वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों। अच्छी क्लासेज हो, अच्छे प्रश्न हो तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, जब आपकी 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2020 चल रहा है, 21 में फिर जनगणना होगा, 10 साल के अंतराल में आपका जनगणना होता है हमारे देश में, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 940, 16, 20, 43, तो सभी लोगों को बता देता हूँ 940 सही होगा, क्योंकि डायरेक्टली 943 सही है, तो 943 के आसपास 940 आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। आपको पता है दोस्तों, 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या थी 2011 के अनुसार 943 थी, तो बहुत ही कम थी, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो भारत में स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात कितना था? स्त्री 943, 1000 पुरुष, 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियां थी, तो आप लोग समझ सकते हैं 57 जो है यहाँ पे 1000 में से 57 पुरुष जो हैं आपके सिंगल रह सकते हैं 2011 के अनुसार। अब आगे आने वाली जो जनगणना होगी उसमें देखेंगे क्या कुछ बदलाव आया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये बहुत बार प्रश्न आया आपके शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केचुआ, वेचुआ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन केचुआ होगा। चींटी हो गया, मधुमक्खी, तितली, तो सभी लोग जानते हैं किसान का मित्र केचुआ कहलाता है। ठीक है, क्योंकि केचुआ जो होता है नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अधिक जो नीचे की मिट्टी होती है वह उपजाऊ होती है, ऊपर आ जाता है, उसलिए अच्छी फसल उत्पादन में अच्छा लाभ होता है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो पहले तो उत्तर प्रदेश एक था, लेकिन अब आपको पता है कि कौन सा हो गया है आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड आपका अलग हो गया है, और जो आंदोलन चलाया गया था ये आपके उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इससे भी कई सारे प्रश्न आते हैं। इस चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है, और चिपको आंदोलन के साथ वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणित सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कैसे हैं प्रसिद्ध? आपके एक पर्यावरणित भी रहे, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले की गई थी आंदोलन, और 1973 में प्रारंभ भी किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यह है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? नियोलॉजी द्वारा, इटियोलॉजी द्वारा, इथोलॉजी द्वारा, या डेमोलॉजी द्वारा। तो साइंस से भी यानी कि बायोलॉजी साइंस से भी प्रश्न आना आपको पता है। ठीक है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है इथोलॉजी किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो दो ये प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, जो समुद्री शैवाल है यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, लोहा। जो समुद्री जो शैवाल है यह आपके आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जी हाँ, जिससे हमें घेंघा रोग होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाने वाला, इसकी कमी, ठीक है, ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग होता है, और जिसमें थायराइड ग्रंथि से सूजन भी आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल जो होते हैं लेमिनेरिया या सिवार हैं, और यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सैक जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सैक जिसे हम लाइकेन बोलते हैं, सभी लोग समझ रहे होंगे। तो सैल जिसे हम लाइकेन बोलते हैं दोस्तों, इसका सभी लोग आंसर बताइएगा। ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, सैक यानी लाइकेन है, यह रसायन सुपोषी है, परजीवी है, अपघटक है, या सहजीवी है? तो सैक जो लाइकेन है यह आपका सहजीवी है, सभी लोग नोट कर लेंगे। सैक, सैक से सह और सह, ठीक है, एक सा वर्ड दोनों में है। ठीक है, सभी लोग सकते हैं सैक और सहजीवी। सैक जिसे लाइकेन बोलते हैं यह अब कैसा है? तो यह सहजीवी हो जाएगा। ऐसा जंतु जो पौधे के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए सहजीवी कहे जाते हैं। राइबोसोम, लाइकेन प्रमुख सहजीवी के आपके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया प्रश्न दोस्तों। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? जो सीएनजी है आपका, सभी लोग जानते हैं सीएनजी का जो ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है?
उद्योगों में, वाहनों में, खाना बचाने में, या वाहनों या उद्योगों दोनों में। तो सीएनजी का जो सीएनजी ईंधन का जो प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है वह आपके वाहन और उद्योग दोनों में होता है, ठीक है। और सीएनजी का पूरा नाम अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म अगर आ जाए एग्जाम में तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा। तो पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो ये आपके क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, ठीक है, सृजन किया जा सकता है। क्षेत्रीय यानी कि अपने इलाका गांव में जाकर भ्रमण करना, जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा जो है पर्यावरण में जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस पहले पढ़ते थे, पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का संक्षिप्त रूप यानी पूरा नाम, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, इसका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव क्या होते हैं? एलपीजी में क्या क्या होता है अवयव? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, सभी लोग नोट कर लेंगे। और आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में भी यानी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक जो है प्रयुक्त होने लगी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से, आपके सभी एनसीईआरटी के पैटर्न पर ये सभी आपके प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं, जो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे भी जाने हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, मोरल मोटिवेशन कायम रखें दोस्तों। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? यानी पृथ्वी से पहुंचने, सूर्य से जो, ठीक है, किरणें निकलती हैं, ठीक है, तो ओजोन परत जो होती है किन किरणों को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती, वो आपकी हानिकारक किरणें हैं, ठीक है। तो वो कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, बीटा किरणें। तो आपने पढ़ा होगा परावैंगनिक किरणें, ठीक है। तो परावैंगनिक किरणें जो होती हैं सूर्य से आती हैं, ओजोन परत जो है रक्षा करती है, पृथ्वी से आने से रोकती हैं। लगभग 94% जो है आपको, ठीक है, ओजोन परत जो है आपके परावैंगनिक किरणों को रोक लेती है। आइए देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, चमगादड़ रात्रिचर है, उड़ता है, शाकाहारी है, या बच्चे देता है? दोस्तों स्तनधारी का मतलब बच्चे से ही होगा। स्तनधारी मतलब दूध पिला सकता है, तो दूध पिलाएगा जब बच्चे होंगे, ठीक है, जब बच्चे होंगे तभी दूध पिला सकता है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे देता है, ठीक है दोस्तों। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी के वर्ग में रखा क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है तथा उन्हें दूध भी पिलाती है, इसलिए चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी भी है। ये भी नोट कर लेंगे, चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या कोई नहीं। तो पर्यावरण की उपयुक्त परिभाषा जो होगी कौन सी होती है? एबायोटिक और बायोटिक घटक, ये दोनों जो घटक होते हैं पर्यावरण की परिभाषा होगी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक आपके बायोटिक प्राकृतिक रूप से संतुलित रूप में रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न को। क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से ऐसी संस्था कौन सी है जो संस्था आपकी वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित हो? तो वह आपकी कौन सी है संस्था? वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN है। जी दोस्तों, IUCN ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपके वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित रहती है। और IUCN का फुल फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो सभी लोग समझ, इसकी स्थापना की गई, तो आप लोग समझ सकते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न थे और डिटेल के साथ हर प्रश्न होगी, हर प्रश्न की व्याख्या होगी आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए जो होता है, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? क्या वह पोटेशियम ब्रोमाइड है,
क्या वह सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर आयोडाइड है या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है दोस्तों वह आपकी सिल्वर आयोडाइड है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कृत्रिम वर्षा की जब भी बात करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड का जिक्र आ ही जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से, यूट्रिकुलेरिया से, देवदार से, यूकेलिप्टस से। तो दो नाम आपके पूछे जाते हैं, जेट्रोफा और यूकेलिप्टस। तो जेट्रोफा के बारे में आपको बता चुका हूं कि यहाँ से 30% तक इससे आपका क्या निकलता है, तेल निकलता है, जिससे कि 4 व्हीलर कार चलाया जा सकता है, यानी डीजल निकलता है। इसके बाद जो अवशोषण बच जाता है उससे बिजली भी तैयार की जाती है। तो जेट्रोफा एक प्रकार का बहुत ही अच्छा यहाँ पे बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये पूछा जाए कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है काकीनाडा यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित भी किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जी हाँ, बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा, करकास, पेंगोमिया आदि के पौधे से होता है और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बार बार बता चुका हूँ, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये किस लिए मनाया जाता है, ये ओजोन संरक्षण की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिल्वी कल्चर संबंधित है, सिल्क से है, वन एवं वन उत्पाद से है, फूल से, उर्वरक से है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध सभी लोग सिल्क करते हैं, ठीक है, सिल्क करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, सिल्वी कल्चर संबंधित है, बोलेंगे सिल्क है यार, सिल्वी कल्चर सिल्क से ही होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आप लोगों ने बुक में पढ़ा, बुक में अक्सर क्या होता है, कभी कभी आंसर क्या होता है, मिसप्रिंट हो जाता है, वहाँ पे गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको मिसप्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, तो वन एवं वन उत्पाद से आपका सिल्वी कल्चर संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, सिल्वी कल्चर जो है अंतर्गत वन एवं वन सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपके चंदौली में है, लखीमपुर में है, खीरी में, लखनऊ में है, वाराणसी में है, किसमें है दोस्तों, लाजवाब, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को, शिक्षकों को, हर भाई बहन, हर गृहिणी को मेरा नमन है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। एनर्जी कायम रखना है क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही सर्वोपरि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जी हाँ, तो किस जनपद में जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो वह जो आपकी जनपद है वह चंदौली जनपद है दोस्तों, जहां पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और ये चंदौली जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का नाम है, जनपद है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे मित्रों, तो बता देना। 1957 में, 1957 में आपके वन्यजीव किसकी, चंद्रप्रभा वन्यजीव की अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। और इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जी हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे दोस्तों। जी हाँ, मोरल डाउन नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप होगा, हाथी होगा, शेर होगा, बकरी होगा। तो मैं बात करूंगा भैया, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता वही होता है जो मांसाहारी होता है। मांसाहारी कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे सांप जो होता है यह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। और प्राथमिक श्रेणी का जो उपभोक्ता होगा वह आपकी बकरी होगी। जी हाँ, और प्राथमिक उत्पादक अगर आ गए तो पेड़ पौधे आपके उत्पादक हो जाते हैं। ठीक है, और हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे क्योंकि ये पत्तियां खाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, इसलिए पेड़ पौधे की पत्तियां खाने वाले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा, जबकि शेर आपके तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तृतीय श्रेणी का हो जाएगा क्योंकि सांप को शेर खा लेता है, सांप को शेर खाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। झूम खेती होती है, जो झूम खेती होती है बिहार राज्य में होती है, केरल राज्य में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो झूम खेती जो होती है पहाड़ी इलाकों में होती है। ठीक है, वहाँ पे सीढ़ी नुमा ऐसे बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा कटान बनाया जाता है, वहाँ पे खेती की जाती है ताकि वहाँ पे पानी रुक सके। तो झूम खेती होती है दोस्तों आपके मेघालय राज्य में होती है। ठीक है, पहाड़ी इलाका में होती है। आपको पता है पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है आपकी झूम खेती। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है। यह कृषि
प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं इनके झूम कृषि के लिए। और झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को क्या किया जाता है, वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। फिर उन्हें साफ की गई भूमि पर पुराने जो उपकरण होते हैं उनसे जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वह मृदा में उर्वरता समाप्त हो जाती है उसे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, रिपीट की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? सभी लोग कमेंट करेंगे शुष्क बर्फ जो होता है किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। दोस्तों तो जो शुष्क बर्फ होता है सभी लोग जानते हैं ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है शुष्क बर्फ। ठीक है, CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। और जो CO होता है यह ठोस रूप में होता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, क्या होता है, ठोस रूप में होता है। यहाँ पे CO2 है, सभी लोग नोट कर लेंगे। तो ये रही दोस्तों लाजवाब प्रश्न, आप लोगों समझ सकते हैं। ठीक है, CO शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं। तो ये रही लाजवाब 30 प्रश्न। ये कैसे लगे दोस्तों? प्लीज़ फीडबैक दें, कमेंट करें। ऐसे ही क्लासेस डेली करना चाहते हैं तो अभी तक हमारे चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर भाई बहन कर लेंगे। हर गृहिणी जिसका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक बनना, ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। जी हाँ, अपने परिवार में सदस्यता बनना कोई बुरी बात नहीं होती, सबसे अच्छी बात होती है। और मैं हमेशा प्रार्थना, दुआ सब कुछ करता हूँ, विनती करता हूँ, माँ सरस्वती वंदना करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का जो सपना है शिक्षक बनने का साकार होगा। क्योंकि वह ड्रीम, वह सपना, वह दिन जरूर आएगा जहाँ पर आप लोगों की नियुक्ति होगी अध्यापक अध्यापिका के तौर पर। तो सभी लोग, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।